स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं 16 से लेकर 31 जुलाई तक का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है उसको लेकर उसके अपने MCQs और उसकी जो कंप्लीट थ्योरी है वो अपने आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इसकी जो PDF है वो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। जो थ्योरी की PDF है वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। जो थ्योरी की PDF है वो टेलीग्राम चैनल, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, लोकबंधु 2025। यहां पर आपको थ्योरी की PDF मिल जाएगी 16 से 31 जुलाई राजस्थान करंट अफेयर्स की, ठीक है। और अगर आपको इजीली ढूंढना है तो दूसरा टेलीग्राम चैनल है लोकबंधु करंट अफेयर्स नाम से, उस पर भी आपको ये PDF इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो MCQs वाली PDF है ये आपको कहां पर मिलेगी, तो ये आपको लोकबंधु ऐप पर जाना है। वहां पर दो टेस्ट सीरीज है, एक वर्दी है और एक अंतिम नाम से है। SI की दो टेस्ट सीरीज है, उनके अंदर एक रिवीजन करके फोल्डर बना हुआ है। उस रिवीजन फोल्डर के अंदर आपको ये MCQ PDF जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं। 16 से 31 जुलाई का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, जो SI के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपने अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर अपने देखने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके आ जाएगी योजनाएं और नीतियां, ठीक है। उसके बाद में अपने महोत्सव, मेले और कार्यक्रम पढ़ेंगे। फिर अपने आर्थिक विकास और समझौते देखेंगे। उसके बाद में कुछ चर्चित व्यक्तित्व है उनको देखेंगे। इसके बाद में पुरस्कार देखेंगे। फिर कुछ प्रमुख अभियान, लास्ट में अपने स्पोर्ट्स और विविध की बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इतने सेगमेंट्स के माध्यम से अपने और MCQs के थ्रू इस करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप ये क्वेश्चन भी साथ साथ करें, इसको पोज करें, करने की कोशिश करें और देखें कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है आपके PM सेतु योजना से रिलेटेड। अब ये जो PM सेतु योजना है, बेसिकली इसमें जो सेतु है इसका क्या मीनिंग है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो आपके गवर्नमेंट ITI जो संस्थान है, ITI वाले जो होते हैं ना, है ना, तो जो राजकीय ITI है उनका उन्नयन करके उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप जो है वो विकसित किया जाए, ठीक है। जो आपके ITIs हैं उनको उन्नयन किया जाए और उन्हें उद्योगों की जो भी जरूरतें हैं उनके अनुरूप विकसित किया जाए। ये इस योजना का उद्देश्य है, PM सेतु योजना का, ठीक है। अब ये जो PM सेतु योजना है इसका क्रियान्वयन कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो ये जो है कौशल विकास और जो उद्यमशीलता मंत्रालय है वो इसका जो है वो नोडल मंत्रालय है, ध्यान रखना। PM सेतु योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, क्योंकि यहाँ पर जो है ITIs का उन्नयन करना, और ITIs के अंदर जो है वो युवा पढ़ते हैं, ठीक है। और युवाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कौशल विकास, ठीक है, और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप जो एबिलिटी है वो डेवलप की जाए। तो इसी प्रकार से ये जो मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, ये इस योजना का जो है वो नोडल मंत्रालय है, ठीक है। अब ये जो योजना है PM सेतु योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 4 अक्टूबर 2025 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 4 अक्टूबर 2025 को। 4 अक्टूबर 2025 को जो है PM सेतु योजना की जो है वो शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये जो योजना है बेसिकली इसके तहत राजस्थान के अंदर टोटल 8 क्लस्टर्स जो है वो बनाए जाएंगे। राजस्थान में कितने क्लस्टर्स बनाए जाएंगे? 8 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। कहां कहां पर? तो बड़ी बड़ी सिटीज को पकड़ो, जैसे कि जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है। इसके बाद में कोटा हो गया, फिर आपके बीकानेर हो गया, फिर भरतपुर हो गया, बेसिकली जहां पर विकास प्राधिकरण है। इस प्रकार याद कर सकते हो 5 तो। इसके अलावा 3 B पर ही हैं, एक बांसवाड़ा है, एक बालोतरा है और एक भिवाड़ी है, ठीक है। तो ये 8 क्लस्टर्स यहां पर बनाए जाएंगे, ठीक है। भिवाड़ी, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और जयपुर। तो राजस्थान में इसके तहत 8 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस योजना के तहत हब एंड स्पोक मॉडल के तहत देश की जो 1000 राजकीय ITI हैं उनका उन्नयन जो है वो प्रस्तावित है। और इसके तहत कितनी ऐसी गवर्नमेंट ITIs का उन्नयन किया जाएगा? तो 1000। कितनी का? 1000। पूरे देश भर में से 1000 जो ITIs हैं
उनका जो उन्नयन है वो प्रस्तावित है इस योजना के तहत। टोटल कितना खर्चा आएगा इसके तहत? 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो इसके तहत आएगा। और अगर अपने इसकी अवधि की बात करें, कितने वर्षों तक ये योजना चलेगी, तो 5 वर्षों की इसकी अवधि है। ध्यान रखना, कितने वर्षों की अवधि है? 5 वर्षों की अवधि है। और इसमें अगर अंशदान की बात करें तो इसमें अंशदान केंद्र सरकार 50% देगी, राज्य 33% देगा और उद्योग 17% देंगे। तो ये अंशदान का मॉडल भी आपको समझ में आना चाहिए। केंद्र 50% देगा पीएम सेतु योजना में, राज्य 33% देंगे और उद्योग कितना देंगे? 17% देंगे। ठीक है, ये तो कुछ इस योजना से रिलेटेड बातें हुई। अब अगर अपने बात करें यहां पर कि ये चर्चा में क्यों है, योजना तो 4 अक्टूबर 2025 की, आपने सारा बैकग्राउंड बता दिया इस योजना का। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी 2 चीजों को लेकर ये चर्चा में है। पहली चीज तो ये है कि इस पीएम सेतु जो योजना है इसके क्रियान्वयन में राजस्थान जो है वो उत्तर भारत का तो पहला और पूरे देश भर में 5वां राज्य बना है। ठीक है, पीएम सेतु योजना जो है इसको एग्जीक्यूट करने के मामले में, इसके क्रियान्वयन के मामले में राजस्थान जो है वो पूरे भारत में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर कौन सी स्थान है, उत्तर भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है। तो ये 2 रैंकिंग्स है राजस्थान की पीएम सेतु योजना के संदर्भ में। उत्तर भारत में तो पहले स्थान पर है और पूरे देश के अंदर जो है वो 5वें स्थान पर है। इसके अलावा एक और करंट अपडेट भी है इस योजना से रिलेटेड, वो है 24 जुलाई 2026 का। ठीक है, 24 जुलाई 2026 को जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक स्टेट जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने जो भिवाड़ी क्लस्टर है, इसमें टोटल 8 क्लस्टर बनेंगे राजस्थान में, उसमें से एक क्लस्टर भिवाड़ी में भी बनेगा। तो जो आपके स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है उसने भिवाड़ी क्लस्टर के लिए MSHG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है उसके प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दी है। ये ध्यान रखना कि 24 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली जो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है उसने भिवाड़ी क्लस्टर के लिए MSHG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस प्रकार के फैक्ट भी पूछे जाते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी पीएम सेतु योजना से रिलेटेड अपडेट थी। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। इसके क्रियान्वयन में राजस्थान उत्तर भारत का पहला और देश का 5वां राज्य बना है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, योजना के तहत राजस्थान में 8 क्लस्टर्स का चयन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना में केंद्र, राज्य और उद्योग का वित्तीय अंशदान 50, 33 और 17 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आप अगला प्रश्न करें। तो ये आपकी पीएम सेतु योजना थी। अब आगे चलते हैं अपने। अगला जो है वो है नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है निवेश अनुकूलता सूचकांक। ठीक है, निवेश अनुकूलता सूचकांक। ये क्या होता है कि कौन से राज्य जो है वो निवेश करने के लिए अनुकूल है, कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग ये इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और अभी जो लेटेस्ट सूचकांक जारी किया गया है वो वर्ष 2026 का है, निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026। तो जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है। अब इसमें क्या सिर्फ राज्यों का ही आकलन किया जाता है कि कौन सा राज्य निवेश के अनुकूल है? बिल्कुल नहीं। इसमें राज्यों के साथ साथ आपके जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको भी शामिल किया जाता है। तो इसके आकलन में 28 राज्यों के साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। ठीक है, अब इस इंडेक्स की रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये कहती है कि निवेश करने के लिए जो अनुकूल शीर्ष 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले नंबर पर तो आता है गुजरात। ये तो आप सबको पता है। जो आपके, आप ऐसे सोचो औद्योगिक राज्य कौन कौन से हैं बेसिकली, ठीक है, जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर गुजरात ही आएगा, वहीं पर इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरे नंबर पर आपके महाराष्ट्र आएगा, तीसरे पर आएगा तमिलनाडु। तो ये शीर्ष 3 राज्य तो आपको याद होने ही चाहिए। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के अनुसार शीर्ष जो 3 राज्य हैं निवेश करने के लिए अनुकूल, उनमें गुजरात पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद में आपके गोवा है, ओडिशा है, ये सब आते हैं। अब बात आती है कि राजस्थान कहां पर है, राजस्थान की क्या स्थिति है इसके अंदर।
तो इसके अंदर अगर अपने बात करें तो राजस्थान जो है, राजस्थान के परफॉर्मेंस की अगर अपने बात करें तो राजस्थान का जो स्कोर है, बेसिकली राजस्थान इसमें 10वें स्थान पर आता है समग्र रैंकिंग। पूरे 28 राज्यों की जो रैंकिंग बनी है उसके अंदर राजस्थान 10वें स्थान पर आता है। लेकिन बड़े स्टेट्स की रैंकिंग जो है, बड़े राज्यों के अंदर राजस्थान जो है वो 8वें स्थान पर है। राज्यों को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है ना, बड़े राज्य और छोटे राज्य, है ना, पूर्वोत्तर वाले और वो सब। तो उस कैटेगरी के अंदर, बड़े राज्यों की कैटेगरी में तो राजस्थान का 8वां स्थान है, और समग्र रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग की अगर अपने बात करें राजस्थान की निवेश अनुकूलता सूचकांक में, तो वो 10th है। अब अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का स्कोर कितना रहा, तो राजस्थान का स्कोर रहा है 48.1। राजस्थान का स्कोर 48.1 है, ठीक है। शुक्र करो 49 नहीं है। ठीक है, तो 48.1 जो है, लड़कियां ज्यादा दिमाग मत लगाना इस पे, ठीक है। तो राजस्थान का जो स्कोर है वो 48.1 है इसमें। अब यहां पर जो निवेश अनुकूलता सूचकांक होता है, इसके अंदर जो स्टेट्स होते हैं उनको परफॉर्मेंस वाइज 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है? 4 कैटेगरी के अंदर, जिसमें एक कैटेगरी होती है टॉप परफॉर्मर की, एक होते हैं अचीवर की कैटेगरी वाले, और एक होते हैं फ्रंट रनर्स, और एक होते हैं एस्पिरेशनल स्टेट्स या फिर महत्वाकांक्षी राज्य। और राजस्थान जो है 48.1 के स्कोर के साथ में जो है वो महत्वाकांक्षी राज्यों की श्रेणी में आता है, ठीक है। राजस्थान जो है 48.1 का स्कोर है, जिस वजह से ये एस्पिरेशनल स्टेट्स में आता है, महत्वाकांक्षी राज्यों के अंदर आता है, ठीक है। ये राजस्थान की स्थिति है निवेश अनुकूलता सूचकांक के अंदर। अब इसके अलावा राजस्थान की और परफॉर्मेंस भी बता रखी है, विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान की क्या क्या रैंक रही है इसमें, कि नियमों के सरलीकरण में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। नियमों के सरलीकरण में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। निवेश प्रोत्साहन नीतियों में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। क्या ये सब आपको याद करने हैं? तो बिल्कुल भी नहीं याद करने, ठीक है। एक नजर मार लेना, बस इतना काफी है। बस आप इतना ध्यान रखना, नियमों के सरलीकरण में सेकंड नंबर पर, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरे नंबर पर है राजस्थान। इसके अलावा संसाधनों में 5वें पर है, पर्यावरण में 11वें पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 12वें पर है, वित्तीय स्थिति में 15वें नंबर पर है। ये सब आपको ज्यादा जोर देने की नीड नहीं है दिमाग पे, ठीक है। परफॉर्मेंस ध्यान रखनी है। राजस्थान की स्कोर वगैरह कैटेगरी कौन सी है? महत्वाकांक्षी राज्यों की कैटेगरी में रखा गया। अब दो चीजें और बचती है। ये जो निवेश अनुकूलता सूचकांक है, बेसिकली इसके कितने आधार हैं? तो इसके टोटल 8 आधार हैं। इन 8 आधारों पर जो है राज्यों का प्रदर्शन देखा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे क्या ये आपको 8 आधार याद करने हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कितने आधार हैं या कितने स्तंभ है, 8 है। जैसे एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा कैसा है वहां का। इसके अलावा उस राज्य के अंदर कारोबार का माहौल कैसा है, वहां पर रिसोर्सेज उपलब्ध हैं या नहीं है, वहां की पॉलिसी कैसी है गवर्नमेंट की, है ना, नियामक सुगमता है या नहीं है रेगुलेशन को लेकर। इसके अलावा संस्थागत वातावरण कैसा है, वित्तीय स्थिति कैसी है, और पर्यावरणीय लचीलापन वहां पर कितना है। ये 8 स्तंभ हैं जिनके आधार पर ये निवेश अनुकूलता सूचकांक राज्यों को रैंक करता है, ठीक है। और अगर अपने बात करें जो पर्वतीय और पूर्वोत्तर श्रेणी है राज्यों की, पर्वतीय बड़े राज्य तो अलग हो गए, और एक हो गए पर्वतीय और पूर्वोत्तर श्रेणी वाले राज्य। तो जो पर्वतीय और पूर्वोत्तर श्रेणी वाले राज्य हैं उनके अंदर उत्तराखंड जो है वो पहले स्थान पर है निवेश अनुकूलता सूचकांक में, क्योंकि यहां पर निवेश जो है वो थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उद्योगों का और उस टाइप का कारोबारी माहौल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है। लेकिन उत्तराखंड इस मामले में पर्वतीय राज्यों में पहले नंबर पर है निवेश अनुकूलता सूचकांक में। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? निवेश अनुकूलता सूचकांक अगर अपने बात करें तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो है वो टॉप 3 में आएंगे। पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर आएगा। राजस्थान की 2 रैंकिंग है, बड़े राज्यों में तो 8वें स्थान पर है, और ओवरऑल रैंकिंग 10वीं है, ठीक है। स्कोर है 48.1, जिस कारण से ये एस्पिरेशनल स्टेट या फिर महत्वाकांक्षी राज्यों में शामिल है। टोटल 8 आधारों पर यह सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नियमों के सरलीकरण में राजस्थान सेकंड नंबर पर है, और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में 3rd नंबर पर है।
ठीक है। नीति आयोग के द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के अंदर राजस्थान के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला, समग्र रैंकिंग राजस्थान की 10th है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर बड़े राज्यों के अंदर राजस्थान की रैंकिंग 8th है, ये भी बिल्कुल सही है। नियमों के सरलीकरण में राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर नहीं है, राजस्थान सेकंड स्थान पर है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। वित्तीय स्थिति में रैंकिंग राजस्थान की 15वीं है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी न्यूज थी। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड क्या अपडेट है? तो वो अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जन धन खाते खोले जाते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं, और उन जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर जन धन खाते खोलने के मामले में राजस्थान जो है वो चौथे स्थान पर है जमा राशि के मामले में। ठीक है, राजस्थान में अब तक 3.85 करोड़ से भी अधिक जो है वो जन धन खाते खोले जा चुके हैं। 3.85 करोड़ से भी अधिक जन धन खाते राजस्थान में खोले जा चुके हैं। और खातों के अंदर जो जमा राशि है, अगर अपने बात करें कि कहां पर डिपॉजिट ज्यादा है, किन राज्यों में, तो खातों में जमा राशि के मामले में राजस्थान पूरे देश भर में जो है वो चौथे स्थान पर है। ध्यान रखना, डिपॉजिट के मामले में या जमा राशि के मामले में पूरे देश में राजस्थान जो है वो 4th प्लेस पर है। तो शीर्ष कौन है फिर? 3। तो पहले नंबर पर तो यूपी है, दूसरे नंबर पर बिहार और पश्चिम बंगाल संयुक्त रूप से है, और चौथे नंबर पर आपके राजस्थान आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यूपी पहले स्थान पर है, बिहार और पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पर है, और राजस्थान इसमें 4th प्लेस पर है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खातों में जमा राशि के मामले में। इसके बाद में घरों के अंदर जो रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने की योजना है, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर बिजली योजना। पीएम सूर्य घर जो बिजली योजना है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर राजस्थान पूरे देश भर में 5वें स्थान पर है। घरों के अंदर जो रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के मामले में राजस्थान पूरे देश भर में 5वें स्थान पर है। जन धन योजना में 4th पर था। ठीक है, सूर्य घर बिजली योजना में 5वें पर है, ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसमें राजस्थान से आगे जो कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले नंबर पर इसमें गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर यूपी आता है, तीसरे पर इसमें महाराष्ट्र आता है, और चौथे पर केरल आता है। तो ये आपके 4 राज्य हैं जो राजस्थान से आगे हैं, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और केरल। और राज्य में अब तक कितने ऐसे रूफटॉप सोलर प्लांट जो है वो स्थापित हो चुके हैं, तो लगभग आप 2.70 लाख मान लो। कितने? 2.70 लाख जो है रूफटॉप सोलर प्लांट जो है वो स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 1043 मेगावाट की। ये याद रखना, कितनी स्थापित क्षमता इनकी अब तक? 1043 मेगावाट की, और ये निरंतर बढ़ती ही जा रही है जितने जितने संयंत्र लग रहे हैं। तो 1043 जो है मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता है। अगर अपने बात करें सबसे ज्यादा प्लांट कहां पर लगे हैं, तो सबसे ज्यादा प्लांट जो लगे हैं वो जयपुर डिस्कॉम के अंदर लगे हैं, लगभग 95,181। अगर एग्जैक्ट आंकड़ा लोगे तो 95,181 है। वैसे लगभग याद रखना है 95,000 सर्वाधिक प्लांट इसके तहत कहां लगे हैं? जयपुर के अंदर। और लगभग इतने उपभोक्ताओं को अब तक कितने करोड़ की सब्सिडी मिल चुकी है, तो ये तो छोड़ दो भले ही, इस ऐसे फैक्ट नहीं याद करने हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना में राजस्थान पूरे देश में 5वें स्थान पर है। इससे आगे गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और केरल हैं। और राजस्थान के अंदर अब तक टोटल 2.70 लाख जो है रूफटॉप सोलर संयंत्र जो है वो स्थापित हो चुके हैं, और उनकी कुल स्थापित क्षमता 1043 मेगावाट है। सबसे ज्यादा प्लांट जयपुर डिस्कॉम के अंदर लगाए गए हैं, 95,000 के आसपास। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या है कि देश के अंदर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापना के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जो कि बिल्कुल गलत है। राजस्थान 5वें स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सोलर प्लांट जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा स्थापित किए हैं, ये भी गलत है, जयपुर डिस्कॉम। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं इसमें। ठीक है, न तो 1 और न ही 2 सही है। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। ये तो बात हुई आपके योजनाएं नीतियां से रिलेटेड और कुछ सूचकांक से रिलेटेड। अब अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है महोत्सव, मेले और कार्यक्रम। तो जो महोत्सव, मेले और कार्यक्रम है, इसके अंदर सबसे पहला आता है विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस 2026। विदेश संपर्क, नाम में ही इसमें लिखा हुआ है विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस 2026। सबसे पहली बात, कोई भी महोत्सव या फिर कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। अगर वो कोई इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है या नेशनल लेवल का इवेंट है और वो राजस्थान में आयोजित हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आने लायक। ठीक है। दूसरा, उस कॉन्फ्रेंस की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। ठीक है। तो ये जो विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस है 2026, ये कब आयोजित हुआ। तो ये तो आयोजित तो हुआ 16 जुलाई 2026 को। कब कम इंपॉर्टेंट होता है, कहां आयोजित हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहां पर हुआ, तो जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जयपुर के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हुआ। नाम में ही, क्योंकि यहां विदेश है तो यहां पर इंटरनेशनल ही आएगा। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है जयपुर के अंदर, वहां पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ठीक है। और राजस्थान में इस कॉन्फ्रेंस का पहली बार आयोजन हुआ है, जिस कारण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। राजस्थान के अंदर इस कॉन्फ्रेंस का पहली बार ही आयोजन हुआ है, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। अब बात करते हैं इसका आयोजन करवाया किसने। तो नाम में ही विदेश है, तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है, एक तो वो शामिल है इसमें आयोजक के रूप में। दूसरा, इसमें क्योंकि राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान सरकार। ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान के अंदर आयोजित करवाया गया है। अगर अपने इसकी थीम की बात करें तो थीम इसकी है राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। एक तो वो सेफ जाएं और दूसरा ट्रेंड जाएं, ट्रेनिंग करके जाएं यहां से पूरी। तो इसकी थीम क्या है, राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए, ये इसकी थीम है। अगर अपने इसमें सह अध्यक्षता की बात करें, किस किसने इसकी अध्यक्षता की, तो आपके क्योंकि आयोजक इसका विदेश मंत्रालय है, तो जो विदेश मंत्रालय की सचिव हैं, एक तो उन्होंने अध्यक्षता की, उनका नाम क्या है, श्री प्रिया रंगनाथन। फिर राजस्थान सरकार की तरफ से कौन होंगे प्रतिनिधि, तो वी श्रीनिवासन, जो कि आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। तो ये इसमें सह अध्यक्षता के रूप में थे श्री प्रिया रंगनाथन, जो कि विदेश मंत्रालय की सचिव हैं, और वी श्रीनिवास, जो कि आपके राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव हैं। ठीक है। अगर अपने नोडल विभाग की बात करें, इसमें नोडल विभाग, तो इसमें नोडल विभाग दो हैं बेसिकली। एक तो है राजस्थान फाउंडेशन। ठीक है। ये राजस्थान फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों के लिए ही कार्य करती है। और एक आपके अभी डोरा जो स्थापित हुआ है, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग, प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। एक तो राजस्थान फाउंडेशन हो गया नोडल विभाग में, दूसरा आपके हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। ठीक है। इसके अलावा ये जो विदेश संपर्क कार्यक्रम है, जो अभी जिसकी बात अपने कर रहे हैं, इस विदेश संपर्क कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 के अंदर हुई थी। विदेश मंत्रालय ने ही इसकी शुरुआत की थी और राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन हुआ है 2026 के अंदर, 16 जुलाई 2026 को। कहां पर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। तो ये पूरी की पूरी आपकी न्यूज है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। इसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। इस सम्मेलन की थीम थी राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आयोजन गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये गलत है, विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। तो इसमें केवल एक और दो सही है। ठीक है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा, अगला प्रश्न आपको दिखा देता हूं ताकि आप कर पाओ साथ साथ में। इसके बाद जो अगला आपके आता है सम्मेलन या फिर शिविर, वो है ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर 2026। ग्रामीण और शहरी जो सेवा शिविर 2026 है, ये चला था 12 जून को और 15 जुलाई को ये समाप्त हुआ है। तो 12 जून से लेकर 15 जुलाई 2026 तक ये जो है शिविर चलाया गया, जिसके तहत राज्य में कुल 18,953 सेवा शिविर जो है वो आयोजित किए गए, जिसमें से 8389 जो है वो आपके शहरी सेवा शिविर जो थे वो शामिल रहे। उद्देश्य क्या था? आम जन को विभिन्न जो सरकारी सेवाएं और योजनाएं हैं उनका लाभ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाना। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे तो। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर 2026 आंकड़े ही आंकड़े दे रखे हैं, एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में पूछे जाने लायक। 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक टोटल 18,953 सेवा शिविर लगाए गए, जिसमें से शहरी कितने थे? 8389 थे। उद्देश्य क्या था? आम जन को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का जो लाभ है वो लोकल लेवल पर प्रोवाइड करवाया जा सके, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके। चलो आगे चलते हैं। अगला है आपके रॉयल राजस्थान रोड शो। एक रॉयल राजस्थान रोड शो जो है उसका आयोजन करवाया गया। कहां पर करवाया गया? तो ये करवाया गया जो आपके जापान के अंदर भारतीय दूतावास है, जापान के अंदर जो टोक्यो है वहां पर जो आपके इंडियन एम्बेसी बनी हुई है, उस इंडियन एम्बेसी के अंदर जो है रॉयल राजस्थान रोड शो जो है इसका आयोजन करवाया गया। अब इसके आयोजक कौन थे? तो आयोजक में चूंकि ये भारतीय दूतावास के अंदर हुआ है, तो एक तो आपके भारतीय दूतावास हो गया टोक्यो, टोक्यो के अंदर जो भारतीय दूतावास है एक तो वो इसमें आयोजक है, और दूसरा इसमें है जो आपके राजस्थान पर्यटन विभाग है वो, क्योंकि ये राजस्थान रोड शो है तो राजस्थान पर्यटन विभाग और जो भारतीय दूतावास है इन दोनों ने मिलकर इसका जो है वो आयोजन करवाया है। ठीक है, तो ये है रॉयल राजस्थान रोड शो। अब इस रोड शो के अंदर पहली बात तो इसकी थीम क्या थी? थीम है रॉयल राजस्थान सेलिब्रेटिंग इंडियाज हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म। राजस्थान कल्चर के लिए फेमस है, अपनी हेरिटेज के लिए फेमस है और टूरिज्म के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसकी थीम भी वही है, रॉयल राजस्थान सेलिब्रेटिंग इंडियाज हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म। उद्देश्य की अगर अपने बात करें तो जो भी जापानी पर्यटक थे, क्योंकि ये जापान में हुआ है, तो जापानी जो पर्यटक है उनको राजस्थान की विरासत, संस्कृति और प्रमुख जो पर्यटन आकर्षण है उनसे परिचित करवाना ताकि वो यहाँ पर आए। तो ये है आपके रॉयल राजस्थान रोड शो। ठीक है, इसके बाद अगला आपके आता है इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म, ठीक है, कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ है 19 जुलाई 2026 को। कहां पर? कुक्कस जयपुर के अंदर। कहां पर आयोजन हुआ है इसका? कुक्कस जयपुर के अंदर। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कुक्कस जयपुर के अंदर हुआ है, और इसमें इस कॉन्क्लेव को संबोधित किसने किया? तो जो आपकी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, इन्होंने इसको संबोधित किया। बेसिकली ये वेडिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे होते हैं ना, तो उसी प्रकार से इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026 है, जिसका आयोजन कहां पर हुआ? कुक्कस जयपुर के अंदर, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है उन्होंने संबोधन दिया। इसके बाद अगर अपने बात करें तो अगला इसमें आता है एक UNCCD। UN जो CCD है उसके तहत COP 17 प्री कोप संवाद हुआ है। COP 17 से पहले एक जो संवाद होता है वो संवाद हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। UNCCD का जो COP 17 है उससे पहले एक प्री कोप संवाद हुआ है। प्री कोप संवाद, जैसे आपके
बोर्ड्स होते हैं उनसे पहले क्या होते हैं, प्री बोर्ड्स। उसी प्रकार से ये एक प्री कोप संवाद है जो कि कहां पर हुआ है, चूरू के अंदर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। UNCCD COP 17 का प्री कोप संवाद कहां पर आयोजित हुआ है, चूरू के अंदर आयोजित हुआ है। कब हुआ है, 26 जुलाई 2026 को। फिर बार बार बोल रहा हूं, तिथि याद नहीं करनी होती है कि कब आयोजन हुआ है इसका, ठीक है। विषय क्या था, अ कंट्री ऑफ द गैंग कैनाल, लैंड, वाटर एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस इन द थार डेजर्ट, ठीक है। ये इसका विषय था। कहां पर आयोजित हुआ, चूरू के अंदर ये आयोजित हुआ। और इसकी थीम थी अ कंट्री ऑफ गैंग कैनाल, लैंड, वाटर एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस इन थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट के अंदर लैंड, वाटर और क्लाइमेट रीसाइलेंस की बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका जो आयोजन है वो आपके किसकी पहल पर हुआ, तो वो आपके जो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री है, केंद्रीय जो विधि और न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उनकी पहल पर इसका आयोजन करवाया गया। ये जो प्री कोप संवाद था इसका आयोजन करवाया गया। और इसमें जो आपके गंग नहर है या गंग कनाल जिसको आप बोल सकते हो, गंग नहर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ये एक राष्ट्रीय स्तर का संवाद जो है वो आयोजित हुआ। गंग जो नहर है उसके शताब्दी वर्ष 1927 में शुरू हुई थी और अभी जो है 2027 आने वाला है, तो उसका शताब्दी वर्ष जो है उसके अवसर पर ये एक राष्ट्रीय स्तर का संवाद जो है वो आयोजित करवाया गया, ठीक है। और इसकी जो संकल्पना थी वो आपके अत्रि यानी कि अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट है। और इसके अलावा जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इनके संयुक्त प्रयास से ये जो है संवाद आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये आपके UNCCD COP 17 प्री कोप संवाद था जिसका आयोजन जो है वो 26 जुलाई 2026 को चूरू के अंदर हुआ। अ कंट्री ऑफ गैंग कैनाल, लैंड, वाटर एंड क्लाइमेट रीसाइलेंस इन द थार डेजर्ट। और इसका आयोजन किसकी पहल पर हुआ, केंद्रीय जो विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं उनकी पहल पर। और इस गंग नहर का जो शताब्दी वर्ष है 1927 से 2027 के अवसर पर इसमें एक राष्ट्रीय स्तर का संवाद जो है वो आयोजित करवाया गया। संकल्पना जो है इसकी वो अत्रि और जो आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके संयुक्त प्रयास से ये आयोजित हुआ। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 की। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 24 जुलाई को द ललित जो होटल जयपुर के अंदर है, जो 5 स्टार होटल है द ललित होटल जयपुर के अंदर जो है राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव का जो है वो आयोजन करवाया गया। द वाटर कॉन्क्लेव, ठीक है। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का जो आयोजन है वो कहां पर करवाया गया, तो वो करवाया गया द ललित होटल जयपुर के अंदर। कब हुआ, 24 जुलाई 2026 को। कब वाले तो बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। थीम की अगर अपने बात करें तो एवरी ड्रॉप मैटर्स इसकी थीम थी। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव की थीम क्या थी, एवरी ड्रॉप मैटर्स। इसके अंदर मुख्य अतिथि CM साहब खुद ही थे, भजनलाल शर्मा, ठीक है। और इन्होंने राजस्थान को जल प्रबंधन और जल संचयन के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की इस कॉन्क्लेव के अंदर, ठीक है। तो ये था राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव जो कि द ललित होटल जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। अगली जो न्यूज है वो है आपके शांति जो मध्यस्थता है उसके ऊपर एक वैश्विक महाकुंभ का आयोजन करवाया गया। शांति मध्यस्थता पर वैश्विक महाकुंभ का आयोजन करवाया गया। कहां पर करवाया गया, जयपुर के अंदर। कहां पर करवाया गया, जयपुर के अंदर। और इसमें जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके जो प्रतिनिधि थे उनका ये एक सम्मेलन था। शांति मध्यस्थता पर वैश्विक महाकुंभ जो है वो राष्ट्रमंडल जो देश है, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन था जिसकी थीम थी शांति मध्यस्थता और विधि का शासन। कब, 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में। इसमें शांति मध्यस्थता से जुड़े जो आपके 52 देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया। और ये जो 52 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के प्रतिनिधि हैं उनको इस सम्मेलन में आयोजित इस सम्मेलन के अंदर आमंत्रित किया गया।
और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, क्योंकि इसमें विधि का शासन है तो इसका जो उद्घाटन है वो किया भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन में टोटल 8 सत्र जो हैं वो आयोजित हुए। कितने सत्र आयोजित हुए? 8 सत्र इसमें आयोजित हुए। तो ये है आपके शांति मध्यस्थता पर वैश्विक महाकुंभ, जो कि 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में जयपुर के अंदर आयोजित करवाया गया। राष्ट्रमंडल 52 जो आपके कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ, उनके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिसकी थीम थी शांति मध्यस्थता और विधि का शासन। इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत है उन्होंने। और इस सम्मेलन में टोटल 8 सत्र जो है वो आयोजित हुए। अगला आता है भारतीय व्यापार महोत्सव 2026। भारतीय व्यापार महोत्सव 2026, जिसका आयोजन 12 से लेकर 15 अगस्त 2026 को होगा। ठीक है, ये याद नहीं करना होता है। कहां पर होगा भारतीय व्यापार महोत्सव? भारत मंडपम के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर होगा भारतीय व्यापार महोत्सव? भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसके जो आयोजक हैं वो कौन है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स जो है वो इसके आयोजक हैं। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में क्या विशेष बात है? तो इस महोत्सव के अंदर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है उनको आमंत्रित किया गया है। ये है भारतीय व्यापार महोत्सव। 12 से 15 अगस्त 2026 को इसका आयोजन होगा भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। और इसका जो स्पॉन्सर है वो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स। ठीक है, और इसमें दिया कुमारी जो है उनको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 2026 की अगर बात करें तो ये 15 अगस्त 2026 को होगा। ठीक है, राज्य स्तरीय जो स्वाधीनता दिवस समारोह है कहां पर होगा? जयपुर में नहीं होगा, ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर आयोजित होगा। ठीक है, तो स्वाधीनता दिवस समारोह राज्य स्तरीय कहां पर आयोजित होगा? बीकानेर के अंदर। गुरु पूर्णिमा के ऊपर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवाया गया 29 जुलाई 2026 को। गुरु पूर्णिमा के ऊपर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवाया गया 29 जुलाई 2026 को। कहां पर? तो ये करवाया गया भरतपुर के अंदर। ध्यान रखना, कहां पर करवाया गया? भरतपुर के अंदर, खेड़ली गुज्जर के अंदर, जो कि वैर तहसील के अंदर है। खेड़ली गुज्जर जो है वैर तहसील के अंदर है, वहां पर जो है इसका आयोजन करवाया गया गुरु पूर्णिमा के ऊपर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। कहां पर? खेड़ली गुज्जर जगह पर, वैर तहसील में, भरतपुर में। और इसमें मेनली जो मुख्य सहभागिता थी वो किसकी थी? भजनलाल शर्मा जी की। आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ये भरतपुर से ही हैं। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है उसके ऊपर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ? फिर भरतपुर के अंदर ही हुआ। ठीक है, और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के इसमें 40 लाख विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 250 करोड़ रुपए की डीबीटी योजना जो है वो स्टार्ट की गई। यहां से क्या क्या घोषणाएं यहां से हुई है? तो पहली तो यही है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 40 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए 250 करोड़ रुपए की डीबीटी योजना जो है वो शुरू की गई। इसके अलावा इसमें एक जो ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना चल रही है, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना, उसके अंदर जो भुसावर स्थान है भरतपुर के अंदर, ठीक है, उसको शामिल करने की भी बात की गई है, उसको शामिल करने की घोषणा हुई है। भुसावर जो भरतपुर के अंदर है उसको ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करने की घोषणा हुई है। इसके अलावा जो खेड़ली गुज्जर है जहां पर ये सम्मेलन आयोजित वहां पर बालिका सैनिक स्कूल जो है उसका भी भूमि पूजन किया गया। जो खेड़ली गुज्जर जगह है जहां पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, वहां पर एक बालिका सैनिक स्कूल जो है उसका भी भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा मिशन पढ़ो राजस्थान के रीडिंग प्रमोशन कैंपेन जो है उसका भी शुभारंभ यहां से हुआ। तो ये मेन बातें इस सम्मेलन की थी। ठीक है, मिशन पढ़ो राजस्थान जो है उसका जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है उसका भी शुभारंभ जो है वो इसी कार्यक्रम से हुआ। ठीक है, ये आपके पूरे सम्मेलन महोत्सव और कार्यक्रम थे। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जुलाई में आयोजित सम्मेलनों और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, यूएनसीसीडी COP 17 प्री COP संवाद चूरू में हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव कुक्कस जयपुर के अंदर हुआ है, बिल्कुल सही है।
शांति मध्यस्थता पर एक वैश्विक महाकुंभ जो है ये जोधपुर के अंदर आयोजित नहीं हुआ है। शांति जो मध्यस्थता है उसके ऊपर जो वैश्विक महाकुंभ है वो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो शांति मध्यस्थता पर जो वैश्विक महाकुंभ है वो कहां पर आयोजित हुआ है? जयपुर के अंदर। तो ये जोधपुर में नहीं हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा कौन से सही सुमेलित है, तो 1 और 2 सही सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यूएनसीसीडी कोप 17 प्री कोप संवाद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन गंग नहर के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में करवाया गया, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। इसका मुख्य विषय एवरी ड्रॉप मैटर्स। एवरी ड्रॉप मैटर्स तो आपके वाटर कॉन्क्लेव का था, इसका नहीं था, तो ये इसका गलत हो जाएगा और सही स्टेटमेंट केवल एक ही है इसमें। ठीक है, अब आप अगले प्रश्न की तरफ चलो और अपने चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। और अगला सेगमेंट जो अपना है वो है आर्थिक विकास और समझौतों से रिलेटेड, यानी राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें अपने यहां पर करने वाले हैं। तो आर्थिक विकास और समझौतों के तहत सबसे पहली न्यूज आपके आती है 75 जो पुनर्विकसित अमृत स्टेशन है उनका लोकार्पण किया गया। ठीक है, देश भर के अंदर 20 राज्यों के अंदर 75 जो पुनर्विकसित अमृत स्टेशन है उनका शुभारंभ किया गया है हाल ही में। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा देश भर के अंदर जो 20 स्टेट्स के अंदर आपके 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन थे उनका लोकार्पण किया गया। कहां से? जालंधर पंजाब से शुभारंभ हुआ था इसका। ठीक है, और टोटल 20 राज्यों के अंदर ऐसे 75 अमृत स्टेशन जो है उनका शुभारंभ हुआ। कब हुआ? 17 जुलाई 2026 से। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल है? तो इसमें राजस्थान के टोटल 8 स्टेशन जो है वो शामिल है। क्या आपको याद रखने चाहिए कौन से हैं? तो रख लेने चाहिए। 8 स्टेशन कौन कौन से? एक तो गोटन है जो कि आपके नागौर के अंदर है। ठीक है, एक आपके डीग है, एक सोमेसर है, एक दौसा है, एक खैरथल है, एक बाड़मेर है, एक जैसलमेर और एक गंगापुर सिटी है। 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में रह जाएंगे, ऐसे हार्डली इनको एक एक याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, राजस्थान के इसमें टोटल कितने स्टेशन हैं? 75 में से 8। गोटन, डीग, सोमेसर, दौसा, खैरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी। और मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा जी हैं वो नागौर के गोटन से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। ठीक है, गोटन जो है वहां से ये वर्चुअली जुड़े थे, जबकि लोकार्पण किया किसने था? मोदी जी ने किया था। कहां से? जालंधर पंजाब से, 17 जुलाई 2026 को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और राजीविका के बीच में एक समझौता हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है और राजीविका जो है इनके बीच में एक समझौता हुआ है 17 जुलाई 2026 को। ठीक है, किनके बीच में हुआ है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि जयपुर अंचल का है और राजस्थान जो ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है राजीविका, इनके बीच में ये जो एमओयू है वो साइन हुआ है। और इसमें जो हस्ताक्षर किए हैं वो आपके जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जयपुर अंचल के जो प्रमुख हैं अनिल कुमार, उन्होंने किया है। और इसके अलावा जो आपके राजीविका की राज्य मिशन निदेशक हैं जिनका नाम प्रियंका गोस्वामी है, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये क्यों किया गया है एमओयू साइन? तो इसका उद्देश्य है जो आपके स्वयं सहायता समूह हैं
उनकी जो महिला उद्यमी है, स्वयं सहायता समूह और जो महिला उद्यमी है, उनको बैंकिंग सेवाएं, ऋण सुविधा और जो वित्तीय साक्षरता है वो उपलब्ध करवाना। अब देखो, राजीविका का काम आजीविका देना है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, ठीक है। और बैंक का काम क्या होता है? बैंकिंग सेवाएं देना, लोन देना, वित्तीय साक्षरता। तो इन दोनों का जब आप में आपस में कोलैब होगा तो इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और राजीविका के बीच में एमओयू हुआ है 17 जुलाई 2026 को, जयपुर अंचल और जो राजीविका है इनके बीच में। और इसमें जो आपके जयपुर अंचल के प्रमुख हैं अनिल कुमार और जो राजीविका की राज्य मिशन निदेशक है प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने इस पर साइन किए हैं। उद्देश्य इसमें है स्वयं सहायता समूहों और जो महिला उद्यमी हैं उनको बैंकिंग सेवाएं, ऋण सुविधा और वित्तीय साक्षरता उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगली है CS68। CS68 क्या चीज है? सबसे पहली बात तो ये सरसों की एक नई हाइब्रिड किस्म है। क्या है? सरसों की नई एक हाइब्रिड किस्म है। तो ये आप राजस्थान ज्योग्राफी में अपडेट कर सकते हो इसको, ठीक है। CS68 जो है सरसों की एक नई हाइब्रिड किस्म है जिसका विकास किसने किया है? फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र सीकर और ICAR करनाल ने मिलकर किया है, ठीक है। दो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने मिलकर इस किस्म का विकास किया है। ध्यान रखना, फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र सीकर के अंदर है और ICAR करनाल जो है, इन दोनों ने मिलकर इस CS68 सरसों की नई किस्म जो है उसका विकास किया है। अगर इसकी मंजूरी की बात करें तो आपके जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, उसके द्वारा 15 जुलाई 2026 को जो है इसको मंजूरी दी गई। ICAR के द्वारा इसको मंजूरी कब दी गई? 15 जुलाई 2026 को। तो ये ध्यान रखना, CS68 सरसों की एक नई हाइब्रिड किस्म है जो कि फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र सीकर और ICAR करनाल के द्वारा विकसित की गई है, जिसको कि ICAR ने मंजूरी कब दी? 15 जुलाई 2026 को। अगली न्यूज है, प्रधान खनिजों की नीलामी के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। प्रधान खनिज जो हैं उनकी नीलामी में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। तो राजस्थान जो है वो 141 प्रधान जो खनिज ब्लॉक हैं उनकी नीलामी के साथ साथ देश भर में पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान में टोटल कितने प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है? 141। राजस्थान में टोटल 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जिस कारण ये खनिज जो आपके प्रधान खनिज होते हैं उन ब्लॉक्स की नीलामी के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है पूरे देश भर के अंदर, ठीक है। और इनमें से माइनिंग लीज के लिए 105 खनिज ब्लॉक थे और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 30 खनिज ब्लॉक थे, ठीक है। और ये जो नीलामी है ये किसने की? खान और भू विज्ञान विभाग जो राजस्थान सरकार का है उसने। इसके बाद अगर अपने बात करें तो मराठी भाषा अध्ययन केंद्र, इसको लेकर चल रहा है आंदोलन, ठीक है। ये आप देख ही रहे हो, ये जो आंदोलन चल रहा है, ठीक है। मराठी भाषा जो अध्ययन केंद्र है इसकी शुरुआत कहां पर? तो इसकी शुरुआत जो है वो आपके राजस्थान जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ठीक है, राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम पर है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर जो है मराठी भाषा अध्ययन केंद्र की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्यपाल जो हरिभाऊ बागड़े हैं उन्होंने ये पहल की है। उस पर राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। लॉजिकल है ये बात, ठीक है, कि राजस्थान के अंदर मराठी भाषा के अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं। तो आंदोलन बहुत ही जायज है। तो ये मराठी भाषा अध्ययन केंद्र है। अगर शुरुआत की बात करें तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ है। और राज्यपाल जो हरिभाऊ बागड़े हैं उनकी पहल पर राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर मराठी भाषा के अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। राज्यपाल जी से निवेदन है कि आप राजस्थानी भाषा के अध्ययन केंद्र जो है वो पूरी तरह से स्थापित करें, उसके बाद मराठी पे आना।
अगला जो है वो आपके है 40 सूडान सरकार के बीच में एमओयू हुआ है, ठीक है। 40 और जो सूडान सरकार है उनके बीच में एमओयू हुआ है। अब 40 क्या है, तो 40 है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री और जो सूडान सरकार है इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। कितनी राशि का है ये आपको याद नहीं करना है, 482 करोड़ की राशि है। और इस एमओयू के तहत विशेष व्यापारिक बैठक के दौरान इस समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए। तो ये आपका ट्रेड से रिलेटेड एक एमओयू हुआ है। सीधा सीधा पूछा जा सकता है किन के बीच में हुआ है, तो 40 और सूडान सरकार के बीच में हुआ है। 40 का पूरा नाम क्या है, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है कि ईपैक्स ऑनलाइन लेन देन और एमपैक्स गठन के अंदर राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर रहा। ईपैक्स ऑनलाइन लेन देन और एमपैक्स गठन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। तो अगर अपने बात करें यहां पर, तो ईपैक्स से जो ऑनलाइन लेन देन होता है और एमपैक्स गठन जो है उसके मामले में राजस्थान पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। सबसे पहले अगर हम एमपैक्स की बात करें तो एमपैक्स के अंदर 5279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियां जो है उनका गठन हुआ है, ठीक है। एमपैक्स की अगर अपने बात करें तो 5279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन हुआ है। और 1977 एमपैक्स के गठन के साथ साथ राजस्थान पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। कितने एमपैक्स का गठन हुआ है राजस्थान के अंदर, 1977। ईपैक्स की अगर अपने बात करें तो इसमें टोटल जो है 6781 में से 5646 जो ईपैक्स हैं वो तैयार किए गए हैं, ठीक है, जिसके लिए 10 करोड़ से भी अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए हैं, जिस कारण से देश भर के अंदर कुल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में राजस्थान की हिस्सेदारी 33% हो गई है। सिर्फ राजस्थान की हिस्सेदारी ईपैक्स से जो ऑनलाइन लेन देन है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 33% हो गई है, जिस कारण से राजस्थान पहले स्थान पर है। और एमपैक्स गठन की बात करें तो 1977 एमपैक्स के गठन के साथ साथ पहले स्थान पर है। तो ये दो मेन न्यूज हैं। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर भारत टैक्सी जो है उसका शुभारंभ हुआ है। राजस्थान के अंदर जो भारत टैक्सी है उसका शुभारंभ किया गया है। कब, 25 जुलाई 2026 को। कहां से, HCM रिपा जयपुर से, ठीक है। हरिश्चंद्र माथुर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान है वहां से जो है भारत टैक्सी जो है उसकी शुरुआत हुई है राजस्थान के अंदर। कब हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई 2026 को, ठीक है। इसमें जो आपके सीएम भजनलाल शर्मा है उन्होंने 100+ भारत टैक्सी वाहन जो है उनको हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना किया। कितने, 100+ जो है भारत टैक्सी जो वाहन है उनको हरी झंडी दिखाई गई। और इसके तहत जयपुर के अंदर जो है वो भारत टैक्सी कस्टमर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। जयपुर के अंदर भारत टैक्सी जो कस्टमर मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च किया गया। अगर अपने बात करें कुछ अदर फैक्ट्स की तो इसमें दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भारत टैक्सी की शुरुआत हुई है। तो भारत टैक्सी की शुरुआत के मामले में राजस्थान जो है वो चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर दिल्ली के अंदर हुई थी, फिर गुजरात में हुई थी, फिर महाराष्ट्र में, और अब जो है वो राजस्थान के अंदर भारत टैक्सी जो है उसका शुभारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टार कर लेना इसको। सहकारिता आधारित मोबिलिटी मॉडल के राष्ट्रीय विस्तार का ये हिस्सा है, ध्यान रखना, ठीक है, भारत टैक्सी। फिर अगर अपने बात करें इसमें तो विस्तार और सार्वजनिक सेवाओं से कोऑर्डिनेशन के लिए राजस्थान पुलिस, सरस, जयपुर नगर निगम और जयपुर मेट्रो के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया है। इस भारत टैक्सी के तहत राजस्थान पुलिस है, किन किन की आपको कोऑपरेशन चाहिए, राजस्थान पुलिस हो गई, सरस हो गई, जयपुर नगर निगम है, जयपुर मेट्रो है, इनके साथ में जो है वो MOU साइन हुए हैं, ठीक है। और इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय सहकारिता जो राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखना केंद्रीय सहकारिता मंत्री नहीं बोला है, वो तो जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी वो हैं, ठीक है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री जो है मुरलीधर मोहोल और जो सहकारिता राज्य मंत्री हैं गौतम दत्त वो इसमें मौजूद रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता राज्य मंत्री जो गौतम दत्त हैं वो इसमें मौजूद रहे हैं। राज्य के सहकारिता मंत्री जो गौतम दत्त हैं
वो इसमें मौजूद रहे हैं और मुरलीधर मोहोल इसमें मौजूद रहे हैं। ठीक है, ये है आपके भारत टैक्सी सेवा। अगर भारत टैक्सी की बात करें तो ये भारत का पहला सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। भारत टैक्सी क्या है? भारत का पहला सहकारिता आधारित एक डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। सहकार जो टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड है उसके द्वारा यह संचालित होता है। भारत टैक्सी जो है वो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित होता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडल पर यह आधारित है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडल पर आधारित है। इसके बाद अगली न्यूज है, राजस्थान रोडवेज के अंदर 144 जो है नई बसें जो है उनको रवाना किया है। 144 नई बसें राजस्थान रोडवेज में जो है वो उनको रवाना किया गया है 26 जुलाई 2026 को हीरापुरा बस टर्मिनल से। हीरापुरा बस टर्मिनल जयपुर के अंदर है, वहां से जो है मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान रोडवेज की 144 जो ब्लू लाइन 3/2 एक्सप्रेस बसें हैं उनको रवाना किया है। 144 जो ब्लू लाइन बसें हैं 3/2 उनको जो है रवाना किया है और ये सभी BS6 मानक की बसें हैं, ध्यान रखना। और इन बसों का जो आवंटन है वो प्रदेश के 23 डिपो के अंदर किया गया है। टोटल बसें हैं 144 और इनका आवंटन किया गया प्रदेश के टोटल 23 डिपो के अंदर। ठीक है, अब इन 23 में किस किस प्रकार से 144 बसों का आवंटन किया गया है ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, बस आप इतना याद रख सकते हो कोटा के अंदर 19 बसें जो है वो आवंटित की गई है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कोटा डिपो के अंदर सबसे ज्यादा जो है 19 बसों का आवंटन किया गया है। उसके अलावा 12 में 13 हैं, बूंदी हनुमानगढ़ सीकर में 11 हैं, अनूपगढ़ में 9 बसें हैं, केकड़ी 8 जोधपुर इस प्रकार से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला है राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र। राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र की अगर अपने बात करें तो ये भी अभी जो अपने मराठी भाषा अध्ययन केंद्रों की बात की थी तो इस पर ही ये जो हरिभाऊ बागड़े हैं उनके निर्देश पर राजस्थानी भाषा के अध्ययन केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के 11 राज्य वित्त पोषित जो विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय टोटल कितने? 11, पर पहले हो जाए उसके बाद मराठी वाले खोलने तो ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा जो अध्ययन केंद्र हैं ये टोटल आपके 11 राज्य वित्त पोषित जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगली अपने बात करें तो राजस्थान पुलिस अकादमी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो है इनके बीच में MOU साइन हुआ है। राजस्थान पुलिस एकेडमी और यूनिवर्सिटी ऑफ जो मैनचेस्टर हैं यूके के अंदर उनके बीच में एक MOU साइन हुआ है 28 जुलाई 2026 को। ठीक है, किन किन मुद्दों पर? पुलिस कल्याण के मामले में, मानसिक स्वास्थ्य के मामले में और प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में। ठीक है, RPA जो है और मैनचेस्टर के अंदर जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है उनके बीच में MOU साइन हुआ है। हस्ताक्षर किसने किया? तो शंकर दत्त शर्मा है राजस्थान पुलिस एकेडमी के अतिरिक्त निदेशक और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से विमल कुमार शर्मा जो है इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है राजस्थान को देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो मिला है। राजस्थान को देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिला है। राजस्थान जो है देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो जारी किया गया राजस्थान के अंदर। ठीक है, पूरे देश भर में पहली जो है वो राजस्थान रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन जो लाइसेंस है वो राजस्थान में जारी किया गया। ठीक है, और जारीकर्ता कौन है? तो खान और भू विज्ञान विभाग राजस्थान जो है वो इसका जारी करता है राजस्थान का। और इसमें अन्वेषण क्षेत्र की अगर अपने बात करें, शोध क्षेत्र की, तो जो बालोतरा जोधपुर है, बालोतरा जोधपुर उसका 207 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, 207.63 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है बालोतरा जोधपुर का, वो इसमें अन्वेषण क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो
जो बालोतरा जोधपुर का 207.63 वर्ग किलोमीटर का जो अन्वेषण क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और ये जो दुर्लभ खनिजों की खोज और अन्वेषण का कार्य यहाँ पर शुरू किया जाएगा। रेयर अर्थ का मतलब हो गया दुर्लभ जो खनिज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रदेश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो जारी किया गया है राजस्थान के अंदर, ठीक है। किसने किया है? खान और भू विज्ञान विभाग ने, ठीक है। बालोतरा जोधपुर के अंदर अन्वेषण क्षेत्र होगा 207.63 वर्ग किलोमीटर का, और यहां पर दुर्लभ खनिजों की खोज और अन्वेषण का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 जुलाई 2026 को देश के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। इनमें राजस्थान के शामिल 8 स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन जो है वो शामिल नहीं है? देखो, गोटन और डीग तो इसमें है, क्योंकि गोटन से ही जो है वो वर्चुअली जुड़े थे। सोमेश्वर और खैरथल भी है, गंगापुर सिटी और दौसा भी है, लेकिन फलोदी और ब्यावर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में ICAR के द्वारा स्वीकृत CS68 का संबंध किस फसल से है? तो ये सरसों की एक नई हाइब्रिड किस्म है। राजस्थान में सहकारिता और डिजिटल पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई-पैक्स से ऑनलाइन लेन देन और एम-पैक्स के गठन में राजस्थान प्रदेश भर में पहले स्थान पर है। देश के कुल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में राजस्थान की हिस्सेदारी 33% है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारत टैक्सी सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, ये भी बिल्कुल सही है। दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान इस मॉडल को अपनाने वाला चौथा राज्य है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका संचालन जो है वो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है उसके द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें आप क्या जाएंगे, 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही है। राजस्थान जो पुलिस एकेडमी है उसने पुलिस कर्मियों के कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान हेतु किस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया है? तो वो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK के साथ, ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया गया है? तो ये आपके किया गया है बालोतरा जोधपुर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। कहां पर किया गया है? बालोतरा जोधपुर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। कहां पर किया गया है? बालोतरा जोधपुर के अंदर 207.63 वर्ग किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो ये अपना आर्थिक विकास और समझौतों से रिलेटेड सेगमेंट था। अब अपने चलते हैं चर्चित व्यक्तित्व की तरफ। अगर अपने बात करें चर्चित व्यक्तित्व की, तो इसके अंदर सबसे पहले आपके आते हैं आशीष कुमार दास, ठीक है। आशीष कुमार दास की अगर अपने बात करें तो ये आपके जो IT कंपनी है इन्फोसिस, उसने आशीष कुमार दास को CEO जो है वो नियुक्त किया है। CEO जो है वो नियुक्त किया है किसने? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस के नए CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार दास बने हैं, ठीक है। आशीष कुमार दास जो है वो इन्फोसिस जो कंपनी है उसके नए CEO बने हैं, और 1 अप्रैल 2027 से वर्तमान जो CEO हैं सलील पारेख, उनका ये स्थान लेंगे। 1 अप्रैल 2027 से जो है जो इन्फोसिस के वर्तमान CEO हैं सलील पारेख, उनका ये स्थान लेंगे। नेक्स्ट, गुलाब कोठारी जो है उनको मानद उपाधि जो है वो मिली है डिलिट, डॉक्टर्स ऑफ लेटर की जो उपाधि है वो मिली है गुलाब कोठारी को, ठीक है। अब गुलाब कोठारी जो है वो कौन है? तो जो आपके पत्रिका समूह है ना, उसके ये चीफ एडिटर हैं, ध्यान रखना, प्रधान संपादक है। जो पत्रिका समूह है उसके चीफ एडिटर हैं गुलाब कोठारी, और इनको इटली की जो
लिबेरा यूनिवर्सिटिया ओक्कीडो, ये इटली की लैंग्वेज में, मिकायो योगा जो है उसके द्वारा उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की जो उपाधि है वो प्रदान की गई है। बस आप तो इतना याद रख लेना, इटली की जो है यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इनको डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी गई है गुलाब कोठारी को, जो कि पत्रिका समूह के प्रधान संपादक है। प्रतीक्षा यादव, प्रतीक्षा यादव जो है आपके वो वनस्थली जो विद्यापीठ है जयपुर के अंदर उसकी एक छात्रा और साहित्यकार हैं प्रतीक्षा यादव, और इनको जो है भारत सम्मान 2026 जो है उससे सम्मानित किया गया है। इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारत सम्मान 2026। नई दिल्ली के अंदर जो आपके भारत सम्मान 2026 हुआ था उससे इनको सम्मानित किया गया। प्रतीक्षा यादव को वन स्थली विद्यापीठ जो आपके जयपुर के अंदर है उसकी ये छात्रा हैं और साहित्यकार हैं। सहृदय घोष, सहृदय घोष जो है ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 13वें कॉमनवेल्थ यूथ जो पार्लियामेंट है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 13वां जो कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सहृदय घोष ने, जो कि कहां से हैं? जोधपुर से हैं। और ये जो कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट है ये कहां पर आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ सिडनी के अंदर। ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ? सिडनी के अंदर। ठीक है, तो ये आपके सहृदय घोष हैं। अब चलते हैं अवार्ड्स की तरफ। अवार्ड्स के अंदर सबसे पहले आता है फैमिली हेल्थ कवरेज के अंदर राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। फैमिली हेल्थ कवरेज के अंदर राजस्थान पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। अगर अपने यहाँ पर बात करें तो प्रदेश के कुल 1.83 करोड़ जो परिवार हैं उनमें से 1.62 करोड़ परिवार जो हैं वो स्वास्थ्य बीमा से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के अंदर टोटल जो 1.83 करोड़ परिवार हैं उनमें से 1.62 करोड़ जो परिवार हैं वो स्वास्थ्य बीमा से जुड़ चुके हैं। और फैमिली हेल्थ कवरेज के मामले में राजस्थान पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। इसका मीनिंग ये है राजस्थान में 88.7% परिवार स्वास्थ्य बीमा जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, कितने? 88.7%। अगर 1.83 करोड़ में से 1.62 करोड़ जो है वो अगर स्वास्थ्य बीमा से जुड़ चुके हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके 88.7% जो है परिवार वो स्वास्थ्य बीमा से जुड़ चुके हैं। कितने? 88.7%, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 60.2% का है। ठीक है, और राजस्थान इस मामले में तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश, जहां पर 91.9% परिवार जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ 90.5% परिवार जुड़ चुके हैं। ठीक है, और सबसे कम स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए परिवार कहां पर है? मणिपुर के अंदर सिर्फ 17.6% ही है। ठीक है, तो ये आपके पूरी की पूरी न्यूज थी जिसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है राजस्थान के अंदर टोटल 1.83 करोड़ परिवार है जिनमें से 1.62 करोड़ परिवार स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है ये लगभग 88.7% है। अब राजस्थान से आगे भी कोई है क्या? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के अंदर 91.9% परिवार स्वास्थ्य बीमा से जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 90.5% परिवार स्वास्थ्य बीमा से जुड़ चुके हैं और राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, सबसे कम कौन सा है? मणिपुर, 17.6% परिवार ही स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अवार्ड की अगर अपने बात करें तो ये आपके आते हैं राधे श्याम पीपलवा। ठीक है, राधे श्याम पीपलवा जो है वो सीकर के एक लेखक, निर्माता और निर्देशक हैं। ठीक है, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, सीकर से बिलोंग करते हैं राधे श्याम पीपलवा। और उनकी जो कोंकणी फिल्म है जिसका नाम है मोग आसूम, कोंकणी फिल्म है, ध्यान रखना क्या नाम है? मोग आसूम। ये इनकी कोंकणी फिल्म का नाम है मोग आसूम। इसको दिया गया है 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ जो कोंकणी फिल्म है उसका नेशनल अवार्ड इनको दिया गया है, इनकी फिल्म को।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म कैटेगरी जो थी उसके अंदर मोग आसूम जो है, मोग आसूम कोंकणी फिल्म जो है उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और इस मोग आसूम जो फिल्म है इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता है राधेश्याम पीपलवा। ठीक है, और यह फिल्म अब तक टोटल 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी है, टोटल 4 नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी है। कौन सी फिल्म है? मोग आसूम। किसके द्वारा लिखी गई है, कौन इसके डायरेक्टर हैं, कौन इसके प्रोड्यूसर हैं? तो राधेश्याम पीपलवा। ठीक है, कोंकणी के अंदर है और ये सीकर से हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो उस्ताद समंदर खान मांगणियार। ठीक है, उस्ताद समंदर खान मांगणियार जो कि बाड़मेर के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं और इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है 2024 उससे सम्मानित किया गया है। संगीत जो नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 है उससे सम्मानित किया गया है। किनको? उस्ताद समंदर खान मांगणियार को, जो कि बाड़मेर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है 75 ईयर्स ऑफ एनडीए। 75 ईयर्स ऑफ एनडीए। इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन है? तनुज भाटिया और तनुका लागाटे, दोनों जयपुर से हैं। ठीक है, तनुज भाटिया और तनुका लागाटे जो है इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्री के, और इसको दिया गया है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर बेस्ट एडिटिंग श्रेणी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है तो उसमें एडिटिंग का रोल सबसे ज्यादा है, तो बेस्ट एडिटिंग जो कैटेगरी है उसके अंदर इसको पुरस्कृत किया गया है। किसको? 75 ईयर्स ऑफ एनडीए को, जिसके निर्देशक जयपुर से ही हैं तनुज भाटिया और तनुका लागाटे। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्री है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026, विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026। तो ये जो अवार्ड है ये आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जो है इसको WHO के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये WHO का एक अवार्ड है जिसका नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026। इससे विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 कौन देता है? इसको WHO देता है। और किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार को। ठीक है, नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित हुआ था उसके अंदर ये पुरस्कार दिया गया। राजस्थान की ओर से ये सम्मान जो है वो डॉक्टर जो SN धौलपुरिया हैं, जो कि आपके राज्य नोडल अधिकारी हैं और संयुक्त निदेशक हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के, उन्होंने यह सम्मान जो है वो प्राप्त किया। किसने? डॉक्टर SN धौलपुरिया ने। ठीक है, और राजस्थान WHO के अंदर दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में पहले स्थान पर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। WHO के अंदर जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र है उसके अंदर राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, ये है आपके विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान की अगर अपने बात करें तो किसानों को सहकारिता के माध्यम से लाभान्वित करने के मामले में देश भर में 5वें स्थान पर है, ध्यान रखना। सहकारिता के माध्यम से यानी लोन वगैरह क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करवाने में राजस्थान जो है देश भर के अंदर 5वें स्थान पर है। अगर हम बात करें कुछ अभियानों की तो यहाँ पर सबसे पहला आता है महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026। अब देखो महिला सुरक्षा संकल्प जो है वो कौन लेता है? पुलिस लेगी। ठीक है, तो ये जो इसका आयोजन है महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 का, इसका आयोजन करवाया है राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने। ठीक है, किसके निर्देशन में? जो आपके पुलिस महानिदेशक हैं राजीव कुमार शर्मा, इनके निर्देशन में इसका आयोजन जो है वो करवाया गया 1 से लेकर 29 जुलाई 2026 को, जिसका उद्देश्य था महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। ठीक है, और इसके लिए जिला स्तर पर करीब 1.5 लाख महिलाओं और बालिकाओं की जो है वो भागीदारी रही। महिला सुरक्षा से उल्लेखनीय योगदान के लिए 1588 महिला वॉलंटियर्स को भी इसमें सम्मानित किया गया। तो ये कोई फैक्ट खास नहीं है, बस आप इतना याद रख लेना महिला सुरक्षा संकल्प अभियान जो है वो किसके द्वारा आयोजित करवाया गया? तो वो आपके आयोजित करवाया गया राजस्थान पुलिस मुख्यालय के द्वारा। किसके निर्देशन में? राजीव कुमार शर्मा।
इसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी अभियान 2026, साइबर सुरक्षा अभियान 2026, जो कि जयपुर में ही आयोजित हुआ 20 जुलाई 2026 को। बढ़ते साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, साइबर क्राइम के खतरों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस अभियान के पोस्टर का जो है वो विमोचन किया। ठीक है, ये आपके पूरी की पूरी न्यूज थी चर्चित व्यक्तित्व पुरस्कार और अभियान से रिलेटेड। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि गुलाब कोठारी जो है इनको दी गई है मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि इटली के अंदर। सहृदय घोष ने 13वीं जो है कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट के अंदर प्रतिनिधित्व किया है। राघवेंद्र जो पीपलवा है इनको फिल्म मोग आसूम जो है उसके लिए 72वां, राघवेंद्र नहीं राधे श्याम पीपलवा, क्या नाम है एग्जैक्ट, राघवेंद्र है या राधे श्याम है, एक सेकेंड, अलग अलग दिखा रहा है क्या, सुदस पे गलत लिखा हुआ है क्या, राजेंद्र पीपलवा, राघवेंद्र ही होगा या फिर राधे श्याम ही है, ठीक है, राधे श्याम पीपलवा है, ध्यान रखना है, राघवेंद्र नहीं है, ये राधे श्याम पीपलवा है। इनको मोग आसूम जो मूवी है उनके लिए 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म की कैटेगरी में। समंदर खां मांगनियार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए। फैमिली हेल्थ कवरेज रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान 88.7% परिवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज के साथ देश भर में तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल ठीक है। इस सूची में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही, 91.9%। भारत का राष्ट्रीय औसत बीमा कवरेज 60.2 है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। WHO के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के अंदर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से किस राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को जो है वो सम्मानित किया गया, ठीक है, तो वो किया गया राजस्थान के। राजस्थान के अंदर संचालित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि इसका आयोजन 1 से 29 जुलाई तक किया गया, ये तो बिल्कुल ठीक है। यह अभियान महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा एकल रूप से आयोजित किया गया, ये गलत है, ये पुलिस आयुक्तालय के द्वारा जो है वो आयोजित करवाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। इस दौरान उल्लेखनीय योगदान देने वाले इतनी वॉलंटियर्स को सम्मानित किया गया, ये भी ठीक है, तो इसका रॉन्ग पूछा था तो रॉन्ग भी है, ठीक है। अब चलते हैं अपने स्पोर्ट्स और विविध, 2 सेगमेंट बचे हुए हैं, तो पहले अपने विविध कर लेते हैं, स्पोर्ट्स बाद में कर लेंगे। एक पुस्तक है जिसका नाम है एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी। कौन है इसके लेखक? डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, और इसका विमोचन किसने किया है? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने, ठीक है। तो ये पुस्तक है एक्यूप्रेशर, जिसका राइटर कौन है? पीयूष त्रिवेदी, और विमोचन किसने किया है? जो गवर्नर हरिभाऊ बागड़े हैं उन्होंने, ठीक है। इसके बाद दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन शहर हैं, दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन शहर 2026 है, उनकी रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है, जिसके अंदर रैंकिंग का आधार है ट्रेवल प्लस आराम जो है उसको देखते हुए 2026
रीडर्स चॉइस अवार्ड सर्वे पर ये आधारित है, ध्यान रखना। 2026 के अंदर रीडर्स चॉइस जो सर्वे अवार्ड सर्वे हुआ है उस पर ये रैंकिंग बेस्ड है, ध्यान रखना है। और इसमें टोटल दुनिया के टॉप जो 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहर हैं वो इसमें लिए गए हैं। और उनमें से राजस्थान के कौन कौन से शहर हैं, उसमें से पर्यटन में राजस्थान में आप सबको पता है उदयपुर सबसे शानदार है, उसके बाद में जयपुर है। तो उसी प्रकार से रैंक किया गया है इनको। विश्व भर में उदयपुर 12वें स्थान पर रहा है पर्यटन के मामले में, और जयपुर 16वें स्थान पर रहा है। अगर एशिया के अंदर पूछ ले तो उदयपुर 8वें स्थान पर है और जयपुर 10वें स्थान पर है। ठीक है, 4 माइनस कर देना, इधर 6 माइनस कर देना बस। तो ये आपको इनकी रैंकिंग्स का आइडिया होना चाहिए। टॉप जो 25 पर्यटन शहर हैं विश्व के अंदर, ठीक है, उसमें से उदयपुर 12वें स्थान पर है, जयपुर 16वें स्थान पर है। एशिया के अंदर 8वें स्थान पर है और जयपुर 10वें स्थान पर है। इसके बाद में बात करें तो द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है उसी प्रकार से वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटीज जो है, जिसको जारी किसने किया है, इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है टाइम आउट। इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है टाइम आउट, इसने इसको जारी किया है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026, जिसमें जो जयपुर है उसको दुनिया का 6ठा सबसे खुशहाल शहर माना गया है। देखो स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो जयपुर जो है उसको दुनिया का 6ठा सबसे खुशहाल शहर जो माना गया है इस रिपोर्ट के तहत, ठीक है। और इसमें टॉप 10 में जगह पाने वाला जयपुर भारत का एकमात्र ही शहर रहा है। जो हैप्पीएस्ट सिटीज है उसमें जयपुर 6ठे स्थान पर है पूरे देश भर के अंदर, ठीक है। और टॉप 10 में जगह पाने वाला जो जयपुर है वो भारत का एकमात्र शहर है। इसके बाद बात करें तो देश की पहली 8 लेन टनल जो है उसका शुभारंभ किया गया। देश की पहली 8 लेन टनल का कहां से, तो पहली बात तो कब, तो 27 जुलाई 2026 को। कहां पर, तो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है इस पर जो मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व है कोटा के अंदर, वहां से इस 8 टनल लेन जो है 8 टनल लेन क्या 8 लेन जो टनल है उसका शुभारंभ किया गया है। और इस देश की पहली 8 लेन टनल है, ये ध्यान रखना, देश की पहली 8 लेन टनल है। और शुभारंभ हुआ है 27 जुलाई 2026 को मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा से, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद में विविध की अंतिम न्यूज है, ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं का विस्तार किया गया है। ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं का विस्तार हुआ है। राजस्थान सरकार ने ई मित्र व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर 21 नई सेवाएं जो है वो जोड़ी है। राजस्थान सरकार ने ई मित्र जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है उस पर 21 नई सेवाएं जो है वो जोड़ी है। नई सेवाएं जो है वो बिजली विभाग और स्वायत्त शासन विभाग जो है इससे संबंधित है। अब इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी संख्या 51 से बढ़कर कितनी हो गई है, क्योंकि 21 नई और जोड़ दी तो 51 और 21 कितनी हो गई 72। और ये जो 21 नई सेवाएं जोड़ी गई है ई मित्रा की, ये किससे रिलेटेड है, बिजली विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से, ठीक है। ये आपकी विविध की सारी न्यूज थी। अब अपना लास्ट सेगमेंट बचता है वो है स्पोर्ट्स का। अब अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या न्यूज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला आता है इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026। इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026, जैसे आपके फिजिक्स ओलंपियाड होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ये हुआ है इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026, ठीक है। कौन से नंबर का था ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, 37वां था। कब हुआ था ये भी याद करने की नीड नहीं है, 12 से 19 जुलाई 2026 को हुआ था। कहां पर हुआ था ये जरूर याद रखना चाहिए, ये हुआ था लिथुआनिया के अंदर, विल्नियस के अंदर, ठीक है। लिथुआनिया के अंदर जगह है विल्नियस, वहां पर ये जो है
जीव विज्ञान ओलंपियाड जो है इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, इस पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ। तो लिथुआनिया के अंदर जो विल्नियस है वहां पर इसका आयोजन हुआ। अब इसमें अगर अपने बात करें तो इंडिया की क्या परफॉर्मेंस थी, तो इंडिया ने टोटल इसमें 4 पदक जीते। इंडिया ने टोटल इसमें 4 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड था और 3 आपके क्या थे, सिल्वर थे। 1 गोल्ड था और 3 सिल्वर थे। ठीक है, तो टोटल कितने पदक जीते, 4 पदक भारत ने जीते, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर। अब यहां पर अगर अपने पदक विजेताओं की बात करें तो जो गोल्ड मेडल जीता वो नाम याद रखना भव्या गुमवाल का, जो कि कहां से है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से है। ठीक है, तो भव्या गुमवाल जो है इन्होंने इसमें क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। रजत पदक के अंदर जो आपको नाम ध्यान रखना है वो है निश्चित कालानी का, जो कि पाली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, निश्चित कालानी कहां से बिलोंग करते हैं, पाली से बिलोंग करते हैं। तो ये है आपके इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026, जो कि कहां पर आयोजित हुआ, विल्नियस लिथुआनिया के अंदर, और इसमें भारत ने टोटल 4 पदक जीते, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर। ठीक है, और इसमें से जो गोल्ड जीता वो जीता भव्या गुमवाल ने, जो कि महेंद्रगढ़ हरियाणा से है, और जो आपके सिल्वर मेडल जीता है वो जीता है निश्चित कालानी ने, जो कि पाली से है। फिर अगर अपने बात करें तो अगली है क्षितिजा शर्मा। क्षितिजा शर्मा जो है ये राजस्थान की कॉर्फ बॉल खिलाड़ी है। ठीक है, कॉर्फ बॉल खिलाड़ी हैं, उनका भारतीय टीम में चयन हुआ है। अनिल जी जरा प्रकाश डालना, कॉर्फ बॉल क्या होती है। तो जो राजस्थान की कॉर्फ बॉल खिलाड़ी है क्षितिजा शर्मा, उनका भारतीय टीम में चयन हुआ है किस इवेंट के दौरान, IKF अंडर 19 एशिया कॉर्फ बॉल चैंपियनशिप जो है उसके तहत जो है, जो कि कहां पर आयोजित हुई, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित हुई। कब से कब तक ये याद रखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये जो चैंपियनशिप है ये बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित हुई। इसके तहत जो क्षितिजा शर्मा है ये राजस्थान की कॉर्फ बॉल की खिलाड़ी हैं और इनका भारतीय टीम में चयन हुआ इस प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षितिजा शर्मा जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो कॉर्फ बॉल से है। ये आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, बता देंगे आपको क्या है कॉर्फ बॉल। अगली जो है वो है संयोगिता शेखावत। ठीक है, संयोगिता शेखावत जो है वो जयपुर की निशानेबाज है। संयोगिता शेखावत, उनका भारतीय टीम में चयन हुआ है किसके लिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप के लिए। संयोगिता शेखावत, ये नाम पहले भी आपने सुना होगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप के लिए इनका चयन हुआ है। ये कहां पर होगा, ये होगा इटली के लोनाटो के अंदर। ठीक है, स्कीट शूटिंग इवेंट में। ठीक है, इनका चयन हुआ है स्कीट शूटिंग इवेंट के अंदर। और हालिया इनकी उपलब्धि क्या है, तो इन्होंने 24वीं जो राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप थी उसके जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था, और सीनियर वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। तो ये इनकी हालिया उपलब्धि है संयोगिता शेखावत। प्रथम NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता, पहली NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये जो प्रतियोगिता है ये कहां पर हुई, जो जगतपुरा के अंदर हुई। कहां पर हुई, जगतपुरा के अंदर, जयपुर के अंदर। ठीक है, जगतपुरा जो तीरंदाजी रेंज है जयपुर के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हुआ। फर्स्ट NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता किसने आयोजन करवाया इसका, भारतीय जो तीरंदाजी संघ है और जो राजस्थान तीरंदाजी संघ है, इन्होंने मिलकर इसका आयोजन करवाया। और इसका जो उद्घाटन है वो राजस्थान के जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता है जो कि जगतपुरा जयपुर के अंदर आयोजित हुई, जिसका आयोजन भारतीय तीरंदाजी संघ और राजस्थान तीरंदाजी संघ ने मिलकर करवाया। और इसका उद्घाटन किया राजस्थान के जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने। अब अगर अपने बात करें मोना अग्रवाल की, ठीक है, मोना अग्रवाल, तो ये जयपुर की एक पैरा निशानेबाज है। ठीक है, पैरा निशानेबाज है मोना अग्रवाल। इन्होंने WSPS वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है इन्होंने, कांस्य पदक जीता है WSPS वर्ल्ड कप के अंदर। ये एक पैरा निशानेबाज है मोना अग्रवाल। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कप है ये कहां पर हुआ था, ये सर्बिया के अंदर हुआ था, जहां के
नोवाक जोकोविच है, ठीक है, सर्बिया, वहां पर ये जो है नोवी साद के अंदर इस वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। और इसकी जो R2 10 मीटर स्टैंडिंग राइफल SH1 कैटेगरी है उसके अंदर जो मोना अग्रवाल है इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीता। स्कोर क्या था 228.2। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जयपुर की जो पैरा निशानेबाज है मोना अग्रवाल, उन्होंने एक तो WSPS वर्ल्ड कप में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। फिर दूसरी चीज इसमें आती है कि कहां पर यह वर्ल्ड कप हुआ था, तो सर्बिया के अंदर, नोवी साद के अंदर। फिर किस इवेंट के अंदर जीता, तो R2 10 मीटर स्टैंडिंग राइफल SH1 के अंदर। फिर अगर आपसे पूछ ले कितने इन्होंने अंक प्राप्त किए, तो 228.2 अंक इन्होंने इसमें प्राप्त किए। अब अगर अपने बात करें अनाहत सिंह की, तो ये भारत की स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह। इन्होंने वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जो है उसका खिताब जीता है, ठीक है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह, इन्होंने वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जो है अपने नाम किया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना। अनाहत सिंह, इसको राजस्थान में कवर कर लिया है अपने। वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप हुई और उस वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के अंदर भारत की जो स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह, उन्होंने इस जूनियर चैंपियनशिप को जीता, जिसमें इन्होंने फाइनल में मिस्र की जो रुकिया सलेम है उनको हराया। विशेष बात क्या थी, जूनियर विश्व कप जीतने वाली ये पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बनी है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली ये भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनी है अनाहत सिंह। किसको हराया, मिस्र की रुकिया सलेम को। 6th राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, 6ठी राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, ठीक है, जो कहां पर आयोजित हुई, चौहान स्टेडियम जयपुर के अंदर। आयोजक था राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट संघ, ठीक है। और इस प्रतियोगिता के अंदर 11 राज्यों की पुरुष और 7 राज्यों की महिला टीमों ने भाग लिया। 11 राज्यों की पुरुष टीमों ने भाग लिया और 7 राज्यों की महिला टीमों ने इसमें भाग लिया। अब इसमें पुरुष वर्ग के अंदर विजेता रहा यूपी, टेनिस बॉल की बात हो रही है, ठीक है, और उप विजेता रहा राजस्थान। महिला वर्ग के अंदर विजेता रहा यूपी और उप विजेता रहा तमिलनाडु। ये पूरी की पूरी इवेंट है 6th राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, चौहान स्टेडियम जयपुर में हुई, जो कि राजस्थान टेनिस बॉल जो क्रिकेट संघ है उसने करवाई। 11 इसमें पुरुष और 7 राज्यों की महिला टीमों ने इसमें भाग लिया। पुरुषों में यूपी विजेता रहा और राजस्थान उप विजेता रहा। महिलाओं के अंदर यूपी विजेता रहा और तमिलनाडु उप विजेता रहा। 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता, 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता कहां पर हुई, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुई, जिसमें राजस्थान की जो ट्यूलिप ओझा है और जो दिव्या राजावत है उन्होंने क्या जीता, रजत पदक जीता। ये ध्यान रखना, राजस्थान की जो ट्यूलिप ओझा है और जो दिव्या राजावत है इन्होंने इसमें क्या जीता, रजत पदक जीता। किसके अंदर, 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता के अंदर, जो कि कहां पर हुई, तेलंगाना के अंदर। राहुल शर्मा, राहुल शर्मा जो अपने ऊपर WSPS वर्ल्ड कप की बात की थी अभी अभी, जिसमें मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता, उसी के अंदर राजस्थान के ही पैरा निशानेबाज हैं राहुल शर्मा, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, जो कि कहां पर हुई, नोवी साद सर्बिया में। अभी अभी बताया था ये वर्ल्ड कप, लेकिन इनकी कैटेगरी आपको अलग से ध्यान रखना है। इनकी कैटेगरी है P5 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड ओपन SH1, ठीक है। मोना अग्रवाल की कैटेगरी R वाली थी और इन्होंने पदक जीता स्वर्ण। आप सबको पता है रिकॉर्ड 362 पॉइंट, ये विश्व रिकॉर्ड इन्होंने मनाया है, ठीक है, राहुल शर्मा। तो इस वर्ल्ड कप की बात अगर अपने करें, ये सर्बिया के अंदर नोवा साद के अंदर हुआ। 2 खिलाड़ियों ने राजस्थान के इसमें पदक जीता, मोना अग्रवाल जिन्होंने जीता इसमें कांस्य पदक, राहुल शर्मा जिन्होंने इसमें जीता स्वर्ण पदक, ठीक है, दोनों पैरा निशानेबाज हैं।
लास्ट इसमें आता है दिया चौधरी और तन्वी दादीच। ठीक है, दिया चौधरी और तन्वी दादीच दोनों ही वुशु की खिलाड़ी है। ठीक है, और इनका भारतीय टीम में चयन हुआ है दिया चौधरी और तन्वी दादीच का। किस प्रतियोगिता के लिए? बातुमी ओपन इंटरनेशनल जो वुशु चैंपियनशिप है उसके लिए इनका चयन हुआ है। और ये कहां पर होगी? जॉर्जिया के अंदर। बातुमी जॉर्जिया के अंदर है, तो जॉर्जिया के अंदर ये इवेंट जो है वो आयोजित होगी, जिसके तहत इनका चयन हुआ है। दिया चौधरी जो है डबल वेपन स्पर्धा के अंदर, और तन्वी दादी जो है उनको 48 केजी वेट कैटेगरी के अंदर। इनकी वेट कैटेगरी ध्यान रखना, तन्वी दादीज की 48 कैटेगरी है, और ये डबल वेपन स्पर्धा के अंदर है दिया चौधरी। ये पूरा का पूरा आपका स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स था। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। 37वें इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन लिथुआनिया में हुआ। इसके तहत रजत पदक जीतने वाले निश्चित किनानी जो है राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं पाली से। नोवी साद सर्बिया में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले राजस्थान के पैरा निशानेबाज का क्या नाम है? तो उनका नाम है राहुल शर्मा। पूछा जा सकता है। ये रिकॉर्ड आपको ध्यान रखना है 362.7x। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी जैसे क्षितिजा शर्मा कॉर्फबॉल है, बिल्कुल ठीक बात है। संयोगिता शेखावत स्किट शूटिंग के अंदर है। ठीक है, अनाहत सिंह स्क्वैश है, तन्वी दादीच वुशु है, तो इसमें चारों ही विकल्प सही सुमेलित हैं। जयपुर में आयोजित 6th राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष वर्ग में राजस्थान विजेता नहीं था, यूपी विजेता था और राजस्थान रनर अप था। पुरुष वर्ग में यूपी विजेता और राजस्थान उप विजेता, ये बिल्कुल ठीक है। महिला वर्ग में तमिलनाडु विजेता और यूपी उप विजेता, उल्टा किया हुआ है। महिला वर्ग में राजस्थान का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। हरिबाबू बागड़े द्वारा विमोचित जो पुस्तक है एक्यूप्रेशर, उसके लेखक कौन है? पीयूष त्रिवेदी। ट्रेवल प्लस लेजर्स के दुनिया के 25 जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहर सर्वेक्षण है उसमें राजस्थान के किन दो शहरों को स्थान दिया गया है? उदयपुर और जयपुर को। इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है टाइम आउट, उसके द्वारा जारी द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026 रैंकिंग में दुनिया के टॉप 10 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर जो है वो कौन सा है? तो वो जयपुर है, 6th है। फिर है 27 जुलाई 2026 को शुरू की गई देश की पहली 8 लेन टनल किस राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर एक्सप्रेस तथा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो वो आपके स्थित है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। राजस्थान सरकार के द्वारा ई मित्र व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें 21 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, पहले 51 थी। ठीक है, 21 नई सेवाएं और जोड़ी गई है जो कि बिजली विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा ई मित्र व्हाट्सएप पर उपलब्ध कुल सेवाओं की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इसमें कितनी हो गई है? 72 हो गई है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी क्लास थी 16 से 31 जुलाई का। तो अब आपके जुलाई मंथ का जो है राजस्थान का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगस्त का 1 से 10 अगस्त तक का मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। ठीक है, अब अपने नेशनल और इंटरनेशनल का बचा है 16 से लेकर 31 का और 1 से लेकर 10 तक का, वो भी आपको जल्द ही जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जून का नहीं करवा रहे हो, मई का नहीं करवा रहे हो, तो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको सिंपल बता रखा है, जनवरी से जून तक का एक साथ कंपाइलेशन मोड में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जून भी शामिल होता है, तो उसमें ही आ जाएगा, वो अलग से नहीं करवाएंगे उसको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।